हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, आपकी तरफ से एक डिमांड थी कि एसएससी सीजीएल 2020 का जो टीयर 3 होने वाला है, जो कि एग्ज़ाम 6 फरवरी को है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हमको पता होना चाहिए कि हमको कैसे पढ़ाई करना है, किन किन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है पढ़ाई के दौरान, ताकि हम कोई गलती ना करें कम से कम। क्योंकि कई गलतियों की वजह से बच्चे बाहर हो जाते हैं। छोटी छोटी वो चीज़ें जो कि आपके अंदर ऑलरेडी हैं, वो छोटे छोटे एफर्ट जो कि आप लगा सकते हो बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी सपोर्ट के, जो कि आप नहीं लगाते हो और आप फाइनली आप अच्छा स्कोर नहीं करते हो। तो इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। मैं आपको कोई टॉपिक का नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाला हूँ जिसके लिए आपको बाहर का मुंह देखना पड़े, किसी और का मुंह देखना पड़े, कोई कोर्स खरीदना पड़े। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा वो बुनियादी चीज़ें हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बेसिक सी चीज़ है, जिसके लिए आपको एक अक्षर नहीं पढ़ना, लेकिन ये काम अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप अपना स्कोर इंप्रूव करोगे टीयर 3 में। ठीक है। और आप मानो या ना मानो, ये जो टीयर 3 जो है, ये जो फेज़ है, ये 100 नंबर रखता है और 100 नंबर भी रेलेवेंट हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर एक नंबर भी आप ऊपर नीचे हो गए तो आपकी एक पूरी पोस्ट जा सकती है, या आपकी होम पोस्टिंग आपसे जा सकती है। ठीक है। तो हमें एक एक नंबर के लिए फाइट करना है। और इस वीडियो में मैं आपको केवल वही बताऊंगा जो आप खुद कर सकते हो। मैं आपको कोई टॉपिक नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप ये पढ़ो, ये किताब पढ़ो या ये कोर्स खरीदो। इससे कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ें जो आपको एक्चुअल में करना चाहिए एज एन एस्पिरेंट, जो कि आपका स्कोर इंप्रूव करे। ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपका लिस्ट 2 में जेएसओ के लिए अगर नाम आ गया है सीजीएल टीयर 1 के रिजल्ट में, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे आप कोई कोर्स खरीदो या ना खरीदो, चाहे आपको कोई बुक खरीदो या ना खरीदो, आप एटलीस्ट इस पेपर को में अपीयर होना और इसके लिए ढंग से तैयारी करके इसको देना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो, होता क्या है ना, हर बार बच्चे यही करते हैं, इसमें नाम आने के बाद भी इस पेपर की तैयारी ढंग से नहीं करते हैं और अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा मौका हाथ से खो देते हैं। जेएसओ की जो पोस्ट है फ्रेंड्स, पहली बात तो इस पोस्ट के लिए हर कोई एलिजिबल नहीं होता है, तो बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन तो वहीं छट जाता है। और उसके बाद में जब कोई एलिजिबल होता भी है ना, तो हर कोई इसके लिए मेहनत नहीं करता है। एक पर्टिकुलर यही एक पोस्ट है जिसके अंदर बहुत कम कंपटीशन होता है और जिसको पाना कंपैरेटिवली इजी है। और इसीलिए खैर मेरा पर्पस भी यही था कोर्स निकालने का, क्योंकि मार्केट में कोई किताब नहीं होती है, कोई कोर्स नहीं था, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर कोर्स को डिज़ाइन किया कि ये स्पेशली एसएससी सीजीएल एग्जाम के पेपर टीयर 2 का पेपर 3 जो होता है स्टैटिस्टिक्स, उसी के लिए हो। ठीक है। तो हालांकि आपकी चॉइस है, अगर आप लेना चाहो कोर्स तो ही लो, लेकिन मेरी सलाह आपको ये है कि इस पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करना। अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फीचर्स इस कोर्स में है। इस कोर्स को लेने के बाद में आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, पूरी तैयारी आपकी यहीं पे हो जाएगी। एक एक चीज़ जो आपको चाहिए तैयारी के लिए, वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ कम पड़ रहा है तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हो, मैं वो भी इसके अंदर ऐड करूँगा। लेकिन मेरी एडवाइस आपको ये है कि 60 दिन आपके पास में है, वो 60 दिन कम नहीं होते। 60 दिन में एक एक्स्ट्रा पोस्ट आपकी लाइफ में ऐड कर सकते हो सकता है आपका इधर कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन जेएसओ वाली पोस्ट आपके हाथ लग जाए। और क्योंकि ये पोस्ट खराब नहीं है दोस्तों, सीजीएल की ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपकी पोस्टिंग होती है, 50,000 पर मंथ इन हैंड सैलरी होती है और एक अच्छी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। इससे अच्छा क्या है और। ठीक है। तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हो, सारे फीचर्स आपके सामने हैं, इस कोर्स को ले सकते हो। एक चीज़ मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि इस कोर्स को लेने के बाद में आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा स्टडी मटेरियल मैं ही आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और उसके बाद अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो तो भी पढ़ाई जरूर करना, जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास में उससे पढ़ो। लेकिन अगर आपका नाम लिस्ट 2 में आया है तो आप टीयर 2 का पेपर 3 ढंग से पढ़ करके अपीयर होना और अच्छे से एग्जाम देकर आना और कोशिश करना इसमें आप स्कोर करो, ताकि आपकी अच्छी रैंक लग सके और जेएसओ की पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो पाओ। ठीक है। हालांकि अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते हो तो इसका आपका दूसरी पोस्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, तो उसके लिए निश्चिंत रहना। ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी, ये मुझे आपसे कहना था। अब बात करते हैं टीयर 3 की। आपको क्या बुनियादी काम करना चाहिए, 3 चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। केवल 3 काम करो। मैं आपको कोई टॉपिक का नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये पढ़ो, वो कुछ नहीं है। ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, आपको अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करना है। देखो, एक चीज़ समझो यार, कभी भी आप कुछ लिखोगे ना, तभी आपका नॉलेज बाहर आता है। आपको कोई बोलता है कि सरकारी योजनाएं पढ़ लो, या कोई पुराना इतिहास का कुछ पढ़ लो, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारी रीडिंग करो, मेरे हिसाब से आपको अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपका नॉलेज कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने क्या कहा, आपका नॉलेज कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस नॉलेज को आप एक्सप्रेस कितना अच्छा करते हो वो इंपॉर्टेंट है। और ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आप दे रहे हो ना, इसकी जगह पहले इंटरव्यू होता था, और इंटरव्यू जो होता है वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है। आपकी नॉलेज चेक नहीं की जा रही है, उस नॉलेज का एक्सप्रेशन चेक किया जाता है।
आपकी नॉलेज कितनी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस नॉलेज को आप कैसे बताते हो किसी को वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको काम किस पे करना है, पहली चीज राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स पे काम करो, कोशिश करो डेली बेसिस पे एक टॉपिक उठाओ, मन से कोई सा भी उठा लो। वैसे मैं लिस्ट दूंगा, टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ। उस टॉपिक एक एक करके सारा टॉपिक उठाओ और डेली लिखो। अब ये मत बोलना कि सर हमको आता ही नहीं है, हमको तो पता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, आपको बहुत कुछ आता है, मेरा विश्वास करो। आपको लिखने की आदत नहीं है, बस जब आप लिखने जाओगे तो आपका पेन रुक जाएगा, आपको लगेगा क्या लिखूं। लेकिन आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, आपने 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, आप ग्रेजुएट हो, आप पढ़े लिखे हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ नॉलेज तो आपके पास में है। तो पहले कोशिश करो उस नॉलेज को बाहर निकालने की, उस पर्टिकुलर नॉलेज को एक्सप्रेस करने की। जो कुछ भी आपके अंदर है पहले उसको बाहर निकालना शुरू करो। और उसको लिखना कैसे है, शब्दों को पिरोते कैसे हैं, कैसे आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करना है। और ये बहुत क्रूशियल होता है। नॉलेज का मतलब ये नहीं होता कि जितना अपने अंदर जो फीड कर रखा है नॉलेज, धड़ाधड़ कुछ भी लिख दिया और खत्म कर दिया। जो भी आपके अंदर नॉलेज है उसका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है राइटिंग में, ये आपको लिखते लिखते ही आएगा। इसलिए राइटिंग स्किल्स पे काम करो और उसका तरीका यही है कि आप डेली एक ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो। इससे कोई मतलब नहीं कि आपको उसमें कितना पता है, जितना पता है उतना लिखो, लेकिन लिखो जरूर। ठीक है, तो ये हो गया पहली चीज, राइटिंग स्किल्स आपको काम करना है, डेली कुछ ना कुछ लिखना है। और ये मत बोलना कि आपको आता नहीं है। देखो मैं ये मानता हूं कि नॉलेज तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगी ना। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कीम अभी चल नई नई लॉन्च हुई होगी, तो उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको नए वाले डालना पड़ेंगे, राइट। लाइक कौन सी स्कीम कितने लाख करोड़ की, कितना खर्चा हो रहा है उस पर, या किन किन स्टेट्स को प्रायोरिटी दी जा रही है, ये सब चीज़ें तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ के या नॉलेज गेन करके पता चलने वाला है। बट इसी नॉलेज को आप एक्सप्रेस कैसे करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, तो राइटिंग स्किल्स पर काम करना बहुत रेलेवेंट है, इसलिए आप इस पे ज़रूर काम करो और देखो कि आप कितना अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। और होता क्या है ना, विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम जब आप कंटिन्यूसली लिख रहे होते हो डेली बेसिस पे, तो ये जो स्किल आपकी ऑटोमेटिकली डेवलप होती चली जाती है। तो अगर आज से ये काम शुरू करोगे, आज 29 तारीख है, 6 फरवरी में लगभग 65-66 दिन है, बहुत ज़्यादा दिन है, तो 66 डेज इज गुड इनफ। अगर आप 66 ऐसे भी लिख लेते हो ना, तो कम से कम आप लिखना सीख जाओगे। ठीक है, और इसके अलावा आप चाहो तो बीच बीच में थोड़ा बहुत पढ़ते रहो ताकि आपकी नॉलेज ऐड होती जाए, बट एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। पहली चीज़ हो गई राइटिंग स्किल्स पे काम करो। सेकेंड चीज़ क्लीनलीनेस का ध्यान रखना। क्लीनलीनेस मतलब क्या, देखो इसका जो होता है ना डिस्क्रिप्टिव एसएससी का, ये यूपीएससी भी एक मेंस एग्जाम लेता है, ये भी लेता है। फर्क क्या है, यूपीएससी की जो कॉपी होती है एकदम प्लेन होती है, ऐसी वो एक प्लेन पेपर होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। एसएससी क्या करता है, आपको इस प्रकार के बॉक्स बना के देता है, ऐसे बॉक्स वाली कॉपी मिलेगी और उस बॉक्स के अंदर आपको लिखना होता है। ऐसा पेज आपको मिलेगा। चिंता मत करो, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, इसके प्रिंट आउट निकालना, ये आपके पास में होना चाहिए। एक प्रिंट आउट निकालो और उसकी फोटोकॉपी करवा लो, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा लिंक, पीडीएफ डाल दूंगा, आप इसकी फोटोकॉपी करवाना और इसी में लिखना। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमने स्कूल में कॉलेज में ना सिंपल ऐसी लाइन्स वाली कॉपी होती थी, उसमें लिखा हुआ है, या आपने प्लेन पेपर पर लिखा होगा। आपको इन बक्सों में लिखने की आदत नहीं है, ठीक है। तो जब आदत नहीं है ना, और बिना आदत डाले आप जाओगे एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, लिखते लिखते लाइन क्रॉस कर दोगे। कोई वर्ड आपने यहाँ लिखा और लिखते लिखते लाइन क्रॉस कर दी, है ना, जबकि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हर एक वर्ड आपका इस बीचों बीच आना चाहिए, वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लो। क्योंकि क्या करोगे आप, मान लो इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और आप सीधे एग्जाम में चले गए और डायरेक्ट इसमें लिख रहे हो, आप इसको ओवरलैप कर गए, वो अब दिखेगा अलग। इसके अलावा मान लो कोई आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो या छोटी छोटी मिस्टेक करते हो, तो आप काटा पीटी करोगे, ये बहुत ही गंदा लगता है। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसका अपीयरेंस जो है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको अगर नीट एंड क्लीन कॉपी दिख रही है, कॉपी में हर वर्ड को आपने, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, आपने बीचों बीच लिखा हुआ है ना, तो वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई कि आपने प्रैक्टिस की है, आपने बक्सों में लिखने की प्रैक्टिस की है लंबे समय तक, तभी आप ऐसा कर पा रहे हो। नॉर्मली हम स्कूल में या कॉलेज में ऐसा नहीं करते हैं, है ना। तो इस चीज़ का, ये चीज़ ज़रूर करो आप। मैंने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, पीडीएफ डाल रखा है, आप जाकर डाउनलोड कर लो, फोटोकॉपी करवाओ और ढेर लगा लो फोटोकॉपी का। जितना ज़्यादा लिख सकते हो उतना इसमें लिखने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान रखना, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। लाइक कोई वर्ड आप लिखते हो, जैसे कि कोई वर्ड है एंड, तो एंड करके एन यहाँ लिख दिया, डी यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बक्से के बिल्कुल बीचों बीच आपका एक वर्ड होना चाहिए, वो क्लीन दिखेगा। दूसरा, आपके काटा पीटी बिल्कुल नहीं करना। कहीं भी आपको लगता है कि कुछ आपने गलत लिख दिया है, तो
प्रैक्टिस यही तो करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कोशिश करो, सोचो अच्छी तरह फिर लिखो, ताकि एक भी शब्द आप गलत ना लिखो, ताकि आपको वहाँ पर काटना ना पड़े। क्योंकि जब आप काटोगे पीटोगे ना तो वो काटा हुआ अलग ही दिखता है और वो आपका नुकसान कर देगा। ऑलराइट, तो ये भी एक प्रिपरेशन का हिस्सा है, इस पर भी आपको काम करना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो अपीयरेंस खराब जाएगा और उसके भी नंबर कटेंगे, क्योंकि ये चीज़ बोली नहीं जा रही है। एसएससी आपको ये बता नहीं रहा है कि वो नीटनेस या क्लीनलीनेस के कितने नंबर दे रहा है, नॉलेज से कितने दे रहा है ना। तो ये चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, ये होगी दूसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब तीसरी बात है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज मतलब क्या, दो भाषाएं आप जिसमें लिखने वाले हो, इंग्लिश में लिखोगे या हिंदी में लिखोगे, कोई सी भी भाषा में आप लिखते हो, चूज आप कर रहे हो। दैट मीन्स व्हाट, जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है आपकी, वो ये मान के चल रहा है कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे आपका होल्ड है, आपकी कमांड है। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना कि जो लैंग्वेज आप चूज कर रहे हो उसके अंदर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो या मात्राओं की गलती कर रहे हो। हम हिंदी लिख देते हैं लेकिन हमको खुद को हिंदी लिखनी नहीं आती है। मैं इसीलिए क्यों कह रहा हूँ राइटिंग स्किल पे काम करो, तो आपको पता चलेगा ना कि किसी वर्ड को लिखते कैसे हैं। कई बार क्या होता है ना, कोई वर्ड हम बोल देते हैं इंग्लिश का, बोलना हमको आता है, पढ़ना आता है, लेकिन लिखने के टाइम जब आता है तो हम उसकी स्पेलिंग याद नहीं कर पाते हैं। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो वो आपके नंबर काटेगी। ऑलराइट, तो लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत जरूरी है। आप इंग्लिश में लिख रहे हो, आपकी ग्रामर पे होल्ड होना चाहिए, वोकैबुलरी के अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, अच्छी अच्छी सेंटेंस में आपको डालना आना चाहिए कि कैसे यूज करना है, ठीक है। और ये कैसे होगा, केवल राइटिंग स्किल्स डेवलप करने से। देखो होता क्या है ना, जब आप लिखते हो ना और लिखते लिखते आप कुछ ऐसे वर्ड लिख डाल रहे हो उसमें जो कि अट्रैक्टिव लगे, जो कि कम लोग यूज करते हैं, जनरली यूज नहीं होते हैं, तो उस केस में क्या होता है ना, जो चेक करने वाला वो आपसे इंप्रेस होगा कि हाँ ठीक है, आपके पास में एक अच्छी वोकैबुलरी का भंडार है, आपको पता है कि इस वर्ड को कहाँ यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स भी अच्छे अच्छे आप यूज करो। और वो कब करोगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा लिखोगे। ये मत बोलना कि हम वोकैबुलरी पढ़ने बैठ जाएगा, आपको ऑलरेडी बहुत सारा कुछ आता है। आप ऐसा क्यों मानते हो कि आपको नहीं आता है? आप ग्रेजुएट हो, आप इतना पढ़ लिख चुके हो, आपके अंदर ऑलरेडी जो नॉलेज है ना, पहले उसको बाहर निकालने की कोशिश करो और वो सीखो कि बाहर निकालते कैसे हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं। राइटिंग पे काम करो, क्लीन कॉपी रखो और लैंग्वेज अच्छी रखना, ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करना और स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना। ये 3 काम जो ऐसे हैं ना दोस्तों मैंने बताए, ये काम आपको करना ही पड़ेंगे अगर आपको Tier 3 में अच्छे नंबर लाना है। तो इन तीनों में से एक पे भी आप काम मत करो, आपके नंबर कटना ही कटना है। अब मैं इन तीनों में से मैं बिल्कुल नहीं बताया कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ो, कौन सा मत पढ़ो। टॉपिक्स अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड। आप चिंता मत करो, टेलीग्राम पे मैं उसकी लिस्ट दे दूंगा पूरी की पूरी। आप आराम से सारे टॉपिक उठाओ, जिसकी मर्जी उसको लिखो, लेकिन टॉपिक्स तैयार करना इज नॉट रेलेवेंट हियर। यहाँ पर रेलेवेंट क्या है कि आप काम करो इन चीज़ों के ऊपर जो कि आपके नंबर कटने से बचाएगी। इवन आप अच्छा लिखोगे, अच्छी हैंड राइटिंग होगी, नीट एंड क्लीन, शायद आपको ज़्यादा नंबर मिल जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। Tier 3 की तैयारी अभी से शुरू करना है। ये नहीं होता है कि Tier 2 देंगे 28-29 के बाद में फिर चालू करेंगे, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आधा घंटा भी डेली दे दोगे ना, कभी भी दे दो, या 45 मिनट दे दो, 45 मिनट इज गुड इनफ यार। 45 मिनट तो बहुत होते हैं, 45 मिनट दे दो ऐसे को, है ना। और डेली कैसे लिखो और अपने हिसाब से जो आपको लगता है वो लिखो। पहले अपने नॉलेज को बाहर निकालना सीखो, आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता है। जब आप, मेरा विश्वास करो, इस वीडियो को बंद करने के बाद आप एक ऐसे लिख करके देखना और आप देखना कि आप जब लिखना शुरू करोगे ना, आपको खुद को रियलाइज होगा कि यार इतना सारा मुझे पता है, आप लिखे जा रहे हो इतना सारा, ठीक है। तो वो जो नॉलेज अंदर भरा हुआ है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है और आपका एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही था। और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।